गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको सैम्पल पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, कैसे करना है सॉल्व, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो उसको जानने से पहले एक बार हम थोड़ा सा सिलेबस में जो व्याकरण वाला पोर्शन है उसको देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है। वैसे मैंने ये क्लास में भी बता दिया था, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार और बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहो। ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये पूरा व्याकरण का पोर्शन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है आपका वो है वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। तो ये जो टॉपिक है आपका वर्ण संयोजन का मतलब होता है वर्णों को जोड़ना, संयोजन मतलब जोड़ना, और वर्ण विच्छेद का मतलब हो गया वर्णों को अलग अलग करना। तो शब्दों के अंदर जब हम वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। और जब हम उन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण संयोजन। ठीक है, तो ये दोनों जो पॉइंट हैं, वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद, ये आपको पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3, इन तीनों ही पाठ में अभ्यास में दिया हुआ है। बस आपको उसको प्रैक्टिस करनी है, देखना है, और उसी में से आपका यह प्रश्न भी आएगा। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये कहाँ कहाँ मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यह देखिए पाठ 1 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्रश्न 2 जो है उसमें वर्ण संयोजन दिया हुआ है। तो इसमें वर्णों को जोड़कर आपको शब्द बनाना है। इसी तरह प्रश्न 2 का ही जो ख भाग है उसमें भी आपको क्या करना है, शब्द दिया हुआ है और वर्णों को अलग अलग करना है। तो ये आपके सामने है। इसी तरह ये पाठ 1 का था, इसी तरह आपको पार्ट 2 में भी मिल जाएगा। देखिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पार्ट 2 है ये, और इसके अभ्यास में जब आप जाएंगे तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में क में वर्णों को जोड़ने के लिए दिया हुआ है और जोड़कर आपको शब्द बनाना है। इसी तरह प्रश्न 2 के ख में भाग में देखिए यहाँ पर शब्द दिया हुआ है और उसे आपको अलग अलग करके बताना है। तो ये इसी तरह आपका पाठ 3 में भी दिया हुआ है। मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई शंका ना हो, कोई डाउट ना रहे। देखिए यहाँ पर पाठ 3 में प्रश्न संख्या 2 में क में भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ वर्णों को जोड़कर और आपको शब्द बनाने हैं। तो इसमें मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी क्लास में, आप इसे दोबारा एक बार प्रैक्टिस कर लें। इसी तरह ख भाग में वर्णों को अलग अलग करना है। शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे पुस्तकम दिया हुआ है, भित्तिकम दिया हुआ है, इसको आपको एक एक वर्ण को अलग अलग करना है। इनको करते हुए इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा बच्चों। वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन मैं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि जो भी व्यंजन होंगे जैसे क, ख आदि, ये सब जितने भी हैं, वो जब भी आप लिखें तो उसमें हलंत ज़रूर लगाएं। हलंत लगाना ना भूलें, ठीक, जब आप वर्ण विच्छेद कर रहे हों, ठीक, या वर्ण संयोजन भी अगर कर रहे हैं तो उसमें ये बात ध्यान रखें कि व्यंजन जब भी होगा तो उसमें हलंत ज़रूर लगा होगा, है ना। उसके साथ स्वर उसमें मिला नहीं रहता, वो अलग से रहता है। तो स्वर में कभी भी हलंत नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखें, ठीक। तो ये सारे प्रश्न जो हैं इस तरह के वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पाठ 3 में, मतलब पाठ 1, 2 और 3 तीनों में ही वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद के प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा जो दूसरा आपका टॉपिक है वो है शब्द रूप। शब्द रूप में आपके 3 शब्द रूप आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। एक तो बालक, दूसरा बालिका और तीसरा जो है पुष्प। इसमें से बालक शब्द हमने पिछली बार याद करवा दिया था आप लोगों को, तो आपने याद कर लिया होगा और उसको दोहरा लीजिएगा। और जो बालिका शब्द है उसको याद करना ज़रूरी है ना। और जो पुष्प शब्द है
उसमें आपको ऊपर की 2 लाइनें जो हैं वो ध्यान रखनी है। बाकी जो तृतीया विभक्ति से लेकर के और नीचे तक पूरा संपूर्ण लास्ट तक वो पूरा बालक शब्द की तरह ही चलेंगे उसके रूप। तो इसलिए अगर आपको बालक याद है तो पुष्प अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा उसे देखना है। और जो बालिका शब्द है उसे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बालिका को अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा, 2 बार 3 बार याद करके और फिर उसे लिख कर देखिएगा, ठीक। प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में आपसे जो बालिका शब्द पूछा जाएगा तो उसमें पूरा बालिका शब्द लिखने के लिए नहीं आएगा, आपसे विभक्ति दे करके और उसमें पूछा जाएगा। जैसे आपके पास सैम्पल पेपर गया होगा तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे किस तरह से पूछा गया है, ठीक। और ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका शब्द रूप में 3 शब्द रूप हो गए, बालक, बालिका और पुष्प। उसके बाद धातु रूप में आपके पास 4 धातु रूप हैं, पठ, हस, चल और गम। इन चारों ही धातु रूप में आपको केवल लट लकार ही याद करना है। उसमें भी पिछली बार हमने पठ और गम कर लिया था, इस बार हमने हस और चल ये दोनों धातु रूप किए हैं। और ये दोनों धातु रूप भी पठ की तरह ही चलते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस ध्यान ये रखिएगा इन धातु रूपों में कि पठ, हस और चल ये 3 धातु रूप जो हैं वो एक जैसे हैं, मतलब इनके रूप चलते हैं। जैसे पठ का पठति, पठतः, पठन्ति, यह सब चलता है। हस का हसति, हसता, हसन्ति, इस तरह से। और चल का चलति, चलतः, चलन्ति, इस तरह से। लेकिन जो गम धातु है उसका थोड़ा सा रूप बदल जाता है, मतलब यहाँ गम दिया हुआ है तो गमति, गमतः, गमन्ति इस तरह नहीं चलेगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। गम धातु का गच्छ रूप चलता है, मतलब गच्छ की तरह, है ना। तो गम को गच्छ हो जाता है और उसके बाद उसके रूप चलते हैं, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। इन चारों ही धातु रूपों में गम जो है वो थोड़ा सा इन 3 से अलग है। बाकी रूप उसके भी इसी तरह चलते हैं, जैसे पठति, पठता, पठन्ति, वैसे ही गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। बाकी एक आपको अगर धातु रूप याद हो जाएगा तो आपको सारे ही धातु रूप याद हो जाएंगे। और केवल एक ही लकार में करना है, लट लकार। लट लकार का मतलब है यहाँ पर वर्तमान काल, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक बच्चों। चलिए देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद है अगला वचन परिवर्तन। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर वचन परिवर्तन। ये जो वचन परिवर्तन है मैं बार बार कह रहा हूँ और पीछे भी मैंने आप लोगों से कहा भी था कक्षा में भी, फिर से मैं कहता हूँ, ये पूरा व्याकरण का जो पोर्शन है इसमें अगर शब्द रूप और धातु रूप को छोड़ दिया जाए तो जितने भी आपके इसमें दिए हुए हैं वो सभी बिंदु या वो सभी विषय जो हैं, जैसे वर्ण संयोजन या वर्ण विच्छेद, वचन परिवर्तन, क्रियापद चुनकर वाक्य पूर्ति, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, ये सब जितने भी हैं ये पूरे के पूरे टॉपिक जो हैं ये आपके पुस्तक में से ही, है ना, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से ही आ रहा है। और उसमें ही जो लेसन पढ़ाया गया है आपको, उसी लेसन में जो अभ्यास है ना, उसी में से आ रहा है। तो उसी में से आपको तैयारी करनी है, वहीं से आएगा। और वो सारा जब चैप्टर पढ़ाया गया था, लेसन पढ़ाया गया था, उसी समय करवा दिया गया था, ठीक है। इसलिए बस आपको एक बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जो चैप्टर के अंदर से है, ठीक। बाकी तो सारा ही आप चैप्टर का अभ्यास पूरा करेंगे ही, है ना, तैयारी के लिए। और विशेष रूप से इन जो बिंदु हैं इनको ज़रूर देखना है अच्छे से। तो वचन परिवर्तन, ये जो क्वेश्चन है आपका वचन परिवर्तन टॉपिक है आपका, ये बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इस वचन परिवर्तन में। तो इसको मैं आपको जब हम सैम्पल पेपर अभी करेंगे तो उसी के अंदर मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा कि वचन परिवर्तन करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है और किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि गलती ना हो आपसे। उसके बाद वचन परिवर्तन कहाँ पर है पुस्तक में, किस चैप्टर में है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए बार बार चला जाता है, देखिए एक पर हाँ, तो चैप्टर नंबर वचन परिवर्तन जो है आपका वो आपको चैप्टर 3 में भी मिल जाएगा। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, अगर होगा तो वचन परिवर्तन, देखिए ये रहा।
हाँ, यहाँ पर ये जो पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, निर्देशानुसार वाक्यानि रचयत, अर्थात निर्देश के अनुसार जैसा बताया गया है वैसा ही वाक्य आपको बनाना है। तो यहाँ पर यह दिया हुआ है एतत् पतति, तो इसके बाहर देख रहे होंगे आप ब्रैकेट में बहुवचन दिया हुआ है ना। तो बहुवचन का मतलब है कि आपको इस वाक्य को, सेंटेंस को बहुवचन में बदलना है। जैसे एतत् का इन्होंने क्या बना दिया, एतानि, और पतति का क्या बनाया, पतंती। तो इसको सॉल्व करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, किन चीज़ों को याद रखना है ना, क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसको हम अभी जब सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको विस्तार से इसको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। इसमें ऐसे ही दिया हुआ एते पर्णेस्तः, है ना, तो इसको बहुवचन में चेंज करना है। मयूरः नृत्यति, इसको बहुवचन में चेंज करना है। तो यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए हैं कि आपको इन वाक्यों को, इन सेंटेंस को कौन से वचन में चेंज करना है। तो यही आपका टॉपिक है, वचन परिवर्तन। तो ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, अभ्यास का ये दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 में भी शायद है, मैं देख लेता हूँ एक बार, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर वचन परिवर्तन में जो है एक वचन, बहुवचन, एक वचन से चल लिखा था। ये वाला प्रश्न तो नहीं है, रुकिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये रहा। देखिए ये है आपका चैप्टर नंबर 4, मैं दिखा देता हूँ। ये विद्यालय वाला जो चौथा चैप्टर है आपका, उसी में दिया हुआ है। और आप नीचे देख सकते हैं अभ्यास में 2 नंबर का जो प्रश्न है, तो जैसे अहम पठामि, उसके आगे बहुवचन में चेंज करने के लिए दिया है, तो वयम पठामः। तो आपको अहम को चेंज करके किस में कर दिया, बहुवचन में, वयम हो गया। और पठामी का बहुवचन क्या हो गया, पठामः हो गया। ठीक, अब ये कैसे चेंज कर रहे हैं, इसको किस तरह से करना है, इसमें कौन से ग्रामर की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको जस्ट सैम्पल पेपर सॉल्व करते हुए बताऊंगा। ठीक, अभी मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि ये आपको कहाँ मिलेगा, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन सी चीज़ें आपको कहाँ पर पुस्तक में मिलेंगी, और ये सारी चीज़ें पुस्तक में ही हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। अब है आपका ये तो हो गया वचन परिवर्तन। अगला है क्रियापद चुनकर वाक्य पूर्ति। ठीक, तो वचन परिवर्तन के बाद, अच्छा, वचन का मतलब है कि शब्द रूपों में भी वचन बदलने के लिए आएगा और धातु रूपों में भी। तो वहाँ वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य में ही आपको दोनों ही चेंज करना है। जैसे अभी आपने देखा था ना, वहाँ पर शब्द रूप भी हम बदल रहे थे, उसका भी वचन बदल रहे थे, और धातु रूप जो दिया था क्रियापद, उसको भी हम चेंज कर रहे थे, वचन बदल रहे थे। इसी तरह से अब हम देखते हैं क्रियापद चुनकर वाक्य पूर्ति। ये आप कैसे करेंगे और कहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो ये आपको क्रियापद चुनकर वाक्य पूर्ति वाला जो प्रश्न है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। एक बार 4th चैप्टर में ही देखते हैं। देखिए इसमें भी होगा यहाँ पर क्रियापद चुनकर वाक्य पूर्ति। देखिए ये जो चौथा प्रश्न है, इसमें भी क्रियापद दिया हुआ है, और ये प्रश्न जो है वो लगभग इसी जैसा है। एक जगह और है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो इसको भी देखिएगा, चौथे चैप्टर का ये चौथा प्रश्न है। इसमें आपको ये वाक्य दिए हुए हैं, जैसे त्वम दिया है तो इसके साथ, जैसे अहम के साथ पठामी है। तो क्रियापद क्या होता है बच्चों, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। संस्कृत में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है शब्द रूप और दूसरा धातु रूप। तो यहाँ धातु रूप को ही क्या कहा जाता है, क्रियापद कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे वाक्य में सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें एक्टिविटी को बताने वाला शब्द होता है ना, जिसको आप वर्ब कहते हो, उसी को संस्कृत में या हिंदी में कह लीजिए क्रियापद कहते हैं। ठीक है, तो क्रियापद यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे पठसी, धावामः, गच्छावः, क्रीडथः, लिखामि, पश्यथः, ये सब सारे क्या हैं, क्रियापद हैं, है ना। इसको हम धातु रूप भी कहते हैं संस्कृत में। तो इनको आपको क्या करना है, यहाँ जो दिया हुआ है त्वम के साथ या फिर आवाम के साथ, इनके साथ आपको इन क्रियापदों को लगाना है और वाक्य को पूर्ति करनी है। मतलब वाक्य पूर्ति लिखा था ना उसमें
कि मंजूषा द्वारा, मंजूषा मतलब बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ से चुन करके क्रियापदों को और आपको वाक्य के साथ उसको रख करके वाक्य कंप्लीट करना है, पूरा करना है ना। तो इसमें ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कौन से किसके साथ कौन सा क्रियापद आएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम जब सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर, तो उसमें मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझाऊंगा कैसे आपको करना है। मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात एक ही है कि मैं एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो अगर आपने समझ लिया तो फिर आप सारे ही प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। अगर वो नहीं समझ पाए तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो वो ज़रूर आप समझ लीजिएगा, वहाँ कहीं कुछ दिक्कत हो तो फिर आप पूछिएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्रियापद चुन करके वाक्य पूर्ति। तो एक तो आपका चौथे चैप्टर का चौथा प्रश्न जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये हो गया विद्यालय वाले चैप्टर में से चौथा प्रश्न है अभ्यास का, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो ये है क्रियापद चुनकर वाक्य पूर्ति वाला मंजूषा द्वारा, मंजूषा मतलब बॉक्स हो गया, ठीक। ये आपका चौथे चैप्टर के अलावा एक और चैप्टर में है आपका, पहले में तो नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में हो सकता है, हम देख लेते हैं एक बार, तीसरे चैप्टर में आपको शायद मिल जाएगा। ये देखिए तीसरे चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल सकता है। ये तो आपका वही वाला हो गया, क्रियापद नहीं है यहाँ पर, इस वाले में नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं, हम देखते हैं आगे दिया होगा। जैसे यहाँ पर भी ये दिया हुआ है छठा प्रश्न, तो इसमें मिलान करने के लिए है तो यहाँ पर भी क्रियापद एक तरफ आप देख सकते हैं, जैसे विकसति, नृत्यंती, उत्पतति, वहति, गर्जन्ति, कूजता, ये सब सारे क्रियापद ही हैं, परंतु ये आपका ये मिलान करने के लिए दिया हुआ है। चौथे लेसन में हमने देख लिया। और उसके बाद आपका जो चौथे के बाद आठवां जो लेसन है आपका, है ना, प्रश्न पत्र में, वो देख लेते हैं एक बार। इसमें शायद हो तो होगा, नहीं तो इसमें नहीं है। इसका मतलब आपका क्रियापद वाला जो प्रश्न है वो आपका एक तो फोर्थ चैप्टर में है, और एक आपका मैं देख लेता हूँ एक बार, एक जगह और था, यहाँ देखिए, हाँ ये रहा आपका, ये आपका कौन सा पाठ है देख लीजिए बच्चों, ये है आपका दूसरा पाठ, है ना। तो पाठ संख्या 2 में, दूसरे पाठ में आप नीचे जाएंगे तो उसके अभ्यास में आपको लास्ट वाला जो प्रश्न है आठवां, इसमें भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सारे क्रियापद दिए हुए हैं, गायतः, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विरहता, है ना। तो ये सारे क्रियापद हैं, आपको इनको क्या करना है, नीचे फिलअप करना है। तो किसके साथ कौन आएगा ये वैसे तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं इसको सैम्पल पेपर में ईजिली रूप से कैसे करना है, इसको आपको कैसे याद रखना है, कौन सी चीज़ें याद रखनी है और कैसे करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका 2 लेसन में मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एक तो फोर्थ लेसन में चौथा प्रश्न था, और एक आपका सेकंड लेसन में 8वां प्रश्न, है ना। यहाँ पर आप देखिएगा इसको और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है अगला जो है वो है समानार्थक शब्द। तो ये समानार्थक शब्द और विलोम शब्द, ये दोनों शब्दों को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था बच्चों को कि ये तो लिखवाया नहीं अलग से कहीं पर भी, ना तो विलोम शब्द लिखवाया, ना ही पर्यायवाची शब्द लिखवाया, है ना। समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ होते हैं जिसके, उसको हम क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द कहते हैं, है ना। समानार्थक मतलब समान अर्थ, समान मतलब एक जैसे, बराबर, है ना, एक जैसे अर्थ जिसके होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समानार्थक, या फिर उसको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, ठीक। और दूसरा था विलोम शब्द। तो ये विलोम शब्द और पर्यायवाची ये अलग से तो नहीं लिखवाया गया कहीं, लेकिन जब मैंने ये आपको 8वां चैप्टर पढ़ाया था, ये वाला देखिए ज़रा, आपको याद होगा बच्चों, जब मैंने ये वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था सुक्ति स्तभ वाला, स्तभ का, तो आपको मैंने अभ्यास कराते हुए बताया था, आपने याद होगा आपको कि यहाँ पर लास्ट के जो 2 प्रश्न हैं, जैसे 5वां प्रश्न है वो समानार्थक वाला प्रश्न है ना। इसमें आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं, जैसे वचन का
पर वचने का पर्यायवाची क्या होगा, तो वचने का होगा कथने। इसी तरह वैनतेय, इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका होगा गरुड़ः, है ना। गरुड़ के लिए वैनतेय शब्द आता है, श्लोक में आया भी था। पुस्तके, इसके लिए कौन सा शब्द है ऊपर मंजूषा में बॉक्स में, तो ग्रंथे। उसके बाद उद्यमेन, उद्यमेन के लिए कौन सा शब्द है, तो परिश्रमेण, है ना। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह पिकः, पिकः के लिए कोकिलः, तो ये सारे समानार्थक शब्द हो गए। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बुक में कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में और अन्य किसी चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, केवल इसी चैप्टर में है। और आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है समानार्थक शब्द, वो यहीं से आएगा लगभग। कहिए कि और कहीं कुछ है नहीं, तो यही आएगा कह लीजिए, है ना। इसीलिए इसको अच्छे से तैयार करिए। इसमें पूरा कह लीजिए पूरे दिए जा सकते हैं, या फिर इसमें से 1 2 3 जो जितने भी हैं वो भी दिए जा सकते हैं ना। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर आएगा यहीं से, ठीक। क्योंकि और कहीं पर समानार्थक शब्द नहीं है, इसीलिए इसको अच्छे से आपको तैयार करना है, समझ लेना है ना। और इसको याद कर लेना है कि किसका कौन सा शब्द समानार्थक है। उसके बाद आपका जो छठा प्रश्न है दिख रहा होगा आप लोगों को, विलोम शब्द के लिए। तो पूरी बुक में जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं इस सत्र में, उसमें केवल यही चैप्टर है जहाँ पर विलोम शब्द दिया हुआ है। इसको इसलिए अच्छे से तैयार कीजिएगा, है ना। विलोम का मतलब होता है उल्टा, है ना। अर्थ अर्थात एक शब्द के लिए दूसरा जो उस अर्थ का उल्टा अर्थ बताता हो। जैसे सार्थक का उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, तो निरर्थकः। कृष्णः का विलोम शब्द क्या होगा, श्वेतः। इसी तरह अनुक्तम का उक्तम, है ना। गच्छति का आगच्छति, जागृतस्य का सुप्तस्य। तो ये जो है विलोम शब्दों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो इन दोनों प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना, ध्यान में रहे। क्योंकि और कहीं किसी लेसन में जो आपको पढ़ाया गया उसमें नहीं था। विलोम शब्द और समानार्थक, इन दोनों को अच्छे से देखिएगा। उसके बाद ये वाला जो 2 ऊपर के प्रश्न हैं, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको श्लोकों को मिलान करना है। तो आधा हिस्सा इधर दिया हुआ है एक तरफ और आधा हिस्सा इधर दिया हुआ है। तो उस आधे हिस्से के बाद वाला हिस्सा है जो उसके साथ जुड़ जाता है। श्लोक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो इसकी अगली लाइन क्या होगी, इसके आगे की लाइन क्या है, तो वो आप श्लोक में देखेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसकी अगली लाइन क्या होगी। तो एग्ज़ाम में लेकिन आपको श्लोक नहीं दिए जाएंगे, है ना, मिलान करने के लिए सीधा दिया जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए श्लोकों को, इसलिए आप बार बार पढ़िएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। आप अगर याद नहीं हो पा रहा है मान लीजिए आपसे, तो आप बस इतना कर लीजिए कि रोज़ाना एक बार, है ना, कुछ समय ही लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट से भी कम, एक बार रोज़ाना आप इस श्लोकों को पढ़ लें, है ना। जब तक आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तब तक, जब ऐसा आप अगर डेली रोज़ कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी स्मृति में बैठ जाएगा, है ना, मेमोरी में बैठ जाएगा, वो आपको ध्यान रहेगा। तो जैसे ही आपके सामने श्लोक का आधा हिस्सा आएगा और आधा हिस्सा रहे, दूसरा भी हिस्सा भी रहेगा ही, है ना, तो आपको बस मिलान करना है, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि इसके आगे का क्या हिस्सा था, ठीक। तो इसीलिए इन श्लोकों को अच्छे से पढ़िएगा। एक बार मैं पढ़ के सुना भी देता हूँ, ताकि आप जब घर में प्रैक्टिस करें तो इसको सुनते हुए प्रैक्टिस कर लें, है ना, ताकि आपको कहीं पर कोई शब्द समझ ना आए तो आप दोबारा भी इसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें श्लोकों को मैं आराम आराम से पढ़ रहा हूँ, एक एक शब्द को, ताकि आप उसका स्पष्ट उच्चारण करके याद करें, है ना, गलत याद ना करें, ठीक। देखिए, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणेन मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः, वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ठीक, तो इन श्लोकों को इसी तरह आपको दोहराना है,
ठीक है, आराम आराम से सुन सुन करके इसको दोहराइएगा। चलिए, तो ये तो हो गया सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। श्लोक को कोशिश करेगा याद ही हो जाए, याद ना हो तो आप इसको रोज़ाना एक बार 5 मिनट दे करके दोहरा लीजिएगा, है ना। बाकी आपको हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक। क्योंकि श्लोक आपके सामने ही रहेगा, मतलब आधा हिस्सा इधर और दूसरा इधर, बस आपको मेल करना है कि किसके साथ क्या होगा। और अगर याद ना हो तो आप श्लोकों के अर्थ को अगर ध्यान रखोगे ना, तो भी आप पता चल जाएगा आपको कि इसका अगला हिस्सा क्या हो सकता है। जैसे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय बोलना चाहिए, तो इसका क्या होगा अगली लाइन, वचने का दरिद्रता। तो इसलिए जब हमें प्रिय बोलना चाहिए तो वचन में कोई दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए, है ना। तो इसकी अगली लाइन ये हो जाएगी, गच्छन पिपीलको याति, जो गच्छन मतलब जाती हुई, जो चींटियां हैं वो बहुत दूर तक चली जाती है ना, बहुत धीरे धीरे चलती हैं लेकिन वो बहुत दूर तक चली जाती हैं। और फिर आगे क्या होगा, योजना नाम शतान्यपि, है ना। योजन का मतलब होता है दूरी को, पहले के समय में दूरी को नापने के लिए योजन होता था, जैसे आजकल किलोमीटर होता है वैसे ही पहले योजन होता था, 1 योजन 2 योजन, है ना। और शतान्यपि मतलब 100 योजन, तो 100 योजन तक चली जाती है ना। जाती हुई चींटियाँ जो हैं वो पहुंच जाती हैं कहाँ तक, 100 किलोमीटर तक कह लीजिए, या 100 योजन तक, है ना। इस तरह से अगर आप अर्थ मीनिंग पता रहेगा आपको श्लोकों का, तब भी आप मिलान कर पाएंगे आराम से, ठीक है। इसीलिए या तो आप श्लोकों को याद कर लें या फिर उसके अर्थ को ही अच्छे से समझ लें, तब भी आप मिलान कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो इनको ज़रूर करिएगा। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप पहली बार ये श्लोकों को पढ़ रहे हैं, है ना। वैसे तो संस्कृत ही पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत में भी श्लोक जो हैं ये इस चैप्टर में पहली बार आपके सामने आया है, ठीक है। इसीलिए इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए, क्या है, कैसे आपको उत्तर देना है। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, तो आपको ऊपर लाइन मिल जाएगा श्लोक के अंदर, तो सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, केन का मतलब होता है क्या, कि सर्वे मतलब सभी, जंतवः मतलब जंतु, जो भी जीवन जिसमें है उन सभी के लिए जंतु शब्द आता है ना। तो सर्वे जंतवः किन तुष्यन्ति, किससे संतुष्ट होते हैं, है ना। तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होना, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो सभी लोग किससे खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, है ना, सेटिस्फेक्शन होता है उनको। तो जब कोई प्रिय बोलता है ना, क्या कहता है, प्रिय बोलता है, अर्थात प्रिय वाक्य जब दिया जाता है तो सभी क्या हो जाते हैं, तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट हो जाते हैं। तो सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदानेन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी हम प्रश्न बनाएं, मतलब प्रश्न का उत्तर लिखें, तो उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है ना, जैसे इस वाले में, पहले वाले में केन है, तो केन जैसा ही उत्तर होगा, जैसे प्रिय वाक्य प्रदानेन। तो देखो लास्ट में केन है, केन और प्रदानेन दोनों मैच कर रहा है ना लास्ट में, तो उत्तर भी इसका मैच करेगा, मतलब समझे ना। और प्रश्न अगर केन है तो इसका उत्तर के लास्ट में भी एन ऐसा आपको सुनाई देगा, है ना, वही उसका उत्तर होगा। इसलिए ऑप्शंस अगर आपके सामने आए तो आप जो है उस पर भी टिक कर सकते हैं, जिसके अंत में आपको इस तरह की ध्वनि सुनाई दे, एक जैसी, है ना। जैसे केन है तो एन लास्ट में अगर आएगा जिस शब्द में, तो वो उसका आंसर होगा, जैसे प्रिय वाक्य प्रदानेन, है ना, इस तरह से। इसी तरह पिक काकयो भेदः कदा भवति, तो पिक और काक, पिक मतलब कोयल और काक मतलब कौआ, इन दोनों में भेद कब होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, कब पूछा गया है ना, क्या पूछा गया, कब होता है, किस समय होता है, ऐसा पूछा गया ना, कब। तो कब जो है वो समय के लिए पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि कैसे पता चलता है ना। तो इसीलिए कब का मतलब है यहाँ पर तो वसंत समय है ना, वसंत के समय में हमें पता चलता है दोनों का भेद। उसके बाद कह गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, सेकंड का आंसर पता चल गया आपको, है ना। और थर्ड का आंसर क्या है, कह गच्छन, कौन जाते हुए जो है बहुत योजन तक चला जाता है, तो चींटियाँ जो हैं वो बहुत योजन तक चली जाती हैं, इसीलिए कह का यहाँ पर पिपीलिका होगा, ठीक है। पिपीलिका को जो है वो चींटी को संस्कृत में पिपीलिका कहते हैं। अस्माभिः किं वक्तव्यम, हमें क्या बोलना चाहिए, है ना। तो हमें
अस्माभि मतलब हमें, किम मतलब क्या, और वक्तव्य मतलब बोलना चाहिए। तो हमें प्रिय बोलना चाहिए, है ना, ऊपर भी आया था श्लोकों में, आपने देखा होगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इनको ज़रूर देखिएगा और अच्छे से करिएगा। लास्ट के 2 प्रश्न और शुरू के भी 2 प्रश्न जो है, वैसे तो पूरा पाठ ही इम्पॉर्टेंट है, हर चैप्टर का अभ्यास इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से तैयार करिए। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आपके सिलेबस में एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो ये था, जितने भी आपके टॉपिक थे ये पूरे हो गए, है ना। वर्ण संयोजन हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया, शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया, वचन परिवर्तन हो गया, क्रियापद चुनकर वाक्य पूर्ति हुआ, समानार्थक शब्द हुआ, विलोम शब्द हुआ। तो ये सब आपको पता लग गया कहाँ पर कौन सी चीज़ दी हुई है। अब इसको हम एक बार सैम्पल पेपर के माध्यम से देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप, और उसको करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है और किस तरह से करना है। ठीक है, तो अब हम एक बार देखते हैं सैम्पल पेपर। देखिए, ये आपका सैम्पल पेपर है और इस सैम्पल पेपर को करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपका गद्यांश है ना। तो ये अपठित गद्यांश है। ये क्या है? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब होता है जो आपने नहीं पढ़ा है ना। तो ये आपके बुक में नहीं होगा ऐसा गद्यांश, उसी को यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो क्या कह रहे हैं देखिए, पहले दिया हुआ एक शब्द में उत्तर लिखें। कः सिंहासने तिष्ठति। तो जब भी आपके सामने अपठित गद्यांश आए तो आप जो भी प्रश्न पूछा गया है उसे आप पैराग्राफ में ढूंढिए, उस लाइन को ढूंढिए जो प्रश्न है। एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। एक आध चीज़ें बदल सकती हैं उस पैराग्राफ के लाइन में, लेकिन लगभग वो शब्द आपको जहाँ भी मिले उसको अंडरलाइन करिए, है ना। पहला काम यही करिए। जैसे ही कोई प्रश्न आपके सामने आए पैराग्राफ पे बेस्ड, तो आपको क्या करना है, उस प्रश्न की लाइन को पैराग्राफ में जाके ढूंढना है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, कः सिंहासने तिष्ठति। तो ये लाइन कहाँ पर मिला आपको, देखिए, सिंहासने तिष्ठति, पहली ही लाइन में आपको मिल गया सिंहासने तिष्ठति। बाकी नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, 2 शब्द तो एज इट इज़ मिल गए आपको, है ना, इसी सीक्वेंस में सिंहासने तिष्ठति। तो अब इस लाइन को, पूरे लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे आप, है ना। पूरे लाइन मतलब उस एक वाक्य को, है ना, जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ तक, ठीक है, जहाँ फुल स्टॉप है कह लीजिए वहाँ तक। तो वनराजः सिंहः सिंहासने तिष्ठति, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कह को हटा देंगे और वहाँ पर क्या लिखेंगे, वनराजः सिंहः सिंहासने तिष्ठति। पूरा वाक्य एज इट इज़ लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा, अगर एक पद में कहा गया है तो आप सीधा लिख सकते हैं वनराजः सिंहः, केवल इतना, ठीक है। सिंहः भी लिखेंगे तब भी ठीक है, वनराजः सिंहः लिखेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो एक पद में कहा है तो एक पद में आ जाएगा। तो ये आपका ये वाला जो लाइन है कह लीजिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये वाली लाइन है ना, ये हो गया आपका, ठीक। यहाँ पर आपको पहले का आंसर मिल गया। फिर है के मधुरम गायंती। अब देखिए यहाँ पर के मधुरम गायंती, देखिए के मधुरम गायंती, ये कहाँ पर मिला, मधुरम गायंती। तो ये सेकंड जो लाइन है, वाक्य है, इसी में आपको ये वाला दिख गया है ना। तो क्या हो जाएगा, मयूरः नृत्यति कोकिलाः मधुरम गायंती, ठीक है। तो कोकिलाः मधुरम गायंती, ध्यान रखिएगा बच्चों। जैसे ही कोई क्रियापद आ जाता है, धातु रूप आ जाएगा, तो वाक्य अलग हो गया, इसका मतलब, है ना। तो यहाँ पर जो मयूरः नृत्यति है ये अलग वाक्य हो गया, मतलब उस है तो उसी के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन कॉमा आपको दिख रहा होगा, कॉमा आ गया बीच में, है ना। तो मयूरः नृत्यति, एक मयूर नाचता है या नाचती है, जो भी होगा। और कोकिलाः, कोकिलाः का मतलब यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मधुरम गायंती, तो कोकिल मतलब कोयल, तो कोयल जो है वो मधुर गाते हैं। तो यहाँ बहुवचन है ये, है ना। तो के मधुरम गायंती, तो कोकिलाः मधुरम गायंती। तो ये आपका पहला जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, है ना। तो इस वाले में पहले का क्या हो जाएगा, सिंह, ये ऑप्शन दिया हुआ है ना। अगर ऑप्शन नहीं होता तब आप पूरा पूरा लिखते हैं ना, वनराजा सिंह, जो मैं पहले बता रहा था आपको। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ आप सेकंड वाले ऑप्शन पे कर देंगे और इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा कोकिला, ठीक। उसके बाद तीसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। अब आपको यहाँ पर पूरा वाक्य में लिखना है। खगाः कुत्र उत्पन्ति, है ना, उत्पतंती। खगाः कुत्र उत्पतंती, क्या कहा, खगाः मतलब पक्षी को कहते हैं, खग, है ना।
खग में जो ख है ना, ख का मतलब होता है आकाश और ग का मतलब है गमन करना, अर्थात आकाश में जो गमन करता है, जाता है, उसको क्या कहते हैं? खग कहते हैं। तो आकाश में कौन गमन करता है, जाता है? तो पक्षी करते हैं, है ना, इसलिए उसको खग कहते हैं संस्कृत में। ठीक, देखिए आगे। तो खगाह कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, आपको बताया भी था। तो खग जो है वो कहाँ पर उत्पतंती, है ना, जाते हैं, उड़ते हैं कह लीजिए। तो यहाँ देखिए ये वाली लाइन आई है कहीं पर, तो आप देखेंगे तो ये देखिए आया ना, खगाह आकाशे। देखिए यहाँ पर ये लाइन है, खगाह आकाशे उत्पतंती, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर क्या हो जाएगा? पूरा ये वाक्य आपको लिख देना है, खगाह आकाशे उत्पतंती। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया था पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पूर्ण वाक्य में आपने उत्तर दे दिया, खगाह कुत्र उत्पतंती, तो आप कहेंगे खगाह आकाशे उत्पतंती। ठीक, थर्ड जो है आपका निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। तो पिकाह इत्यस्य किम पर्याय पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में या क्वेश्चन समझने में दिक्कत आए तो आप क्या कर सकते हैं? आपने पहला शब्द पढ़ा पिकाह, पिकाह, और उसके बाद उस पूरे वाक्य में, उस सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको कौन सा शब्द पता है, तो अगर आप दोनों चीज़ को पता कर लें, जैसे आपको पिकाह इसका अर्थ पता है और एक पर्याय इस दोनों शब्दों का अर्थ पता है, तो आप इजीली फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे कि अच्छा इसका मतलब है इस क्वेश्चन में पिकाह इस शब्द का पर्याय पूछा गया है। तो पिकाह जो है वो, जैसे अभी हमने पिकह देखा था ना, कोयल के लिए आता है, तो पिकाह मतलब बहुत सारे कोयल, है ना। तो उसका जो है क्या बताना है, हमें पर्याय बताना है। तो इसमें पिकाह के लिए कौन सा पर्याय आया है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अभी मैंने ऊपर जस्ट बताया था ना, सेकंड वाक्य में, मयूरः नृत्यति कोकिलाः मधुरम गायन्ति। मधुर कौन गाता है? तो कोकिल मतलब कोयल, और पिकह जो है उसका भी मतलब कोयल होता है, तो इसीलिए पिकाह का यहाँ पर कौन आया है? कोकिलाः, है ना। तो ये भी आपको यहाँ दिख जाएगा, चौथा है इसका आंसर। ठीक, तो ये चौथा आप लगा देंगे यहाँ पर, कोकिलाः। ठीक, उसके बाद है गच्छति इत्यस्य विलोम पदम किम। तो गच्छति का जो है विलोम शब्द क्या होगा? गच्छति और विलोम शब्द, ये आप दोनों जानते हैं इसको, तो आप इसमें गच्छति का क्या बता देंगे कि आगच्छति होगा, कि निर्गच्छति होगा, कि गमपति होगा। तो इसमें से क्या होगा? देखिए, गच्छति मतलब होता है जाना और आगच्छति मतलब आना, इसलिए इसका विलोम शब्द यही होगा। तो इसका फर्स्ट वाला जो है ये आपका आगच्छति हो गया। फिर है मयूरः अस्मिन् पदे किम लिंगम। मयूरः का जो है ये जो पद है इसका लिंग कौन सा है ना, इस पद में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मयूरः है, क्या है? विसर्ग लगा हुआ है। तो जिसमें भी जिन शब्दों में विसर्ग लगा होता है अधिकतर वो शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं वो? पुल्लिंग होते हैं। तो ये जो आपका मयूरा है ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, जैसे बालकः वैसे ही मयूरः। ठीक, तो ये आपका पुल्लिंग हो गया। उसके बाद मृगाः अस्मिन् पदे किम वचनम। मृगाः में कौन सा वचन है? तो इसमें आपका मृगा जो है वो बहुवचन हो जाएगा। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, वैसे ही मृगः मृगौ मृगाः। तो ये कौन सा वचन हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है बच्चों, आपको साथ के साथ मैं आंसर बताता भी जा रहा हूँ और डिस्कस भी हम कर रहे हैं। ठीक बच्चों, आगे देखिए, ये हो गया। उसके बाद ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा आंसर सहित लगा हुआ, तो आप उसको भी बाद में देख सकते हैं। ठीक, देखिए आगे है, ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट एक और आपके सामने पैराग्राफ है ना। पितामही शयन कक्षे गच्छति सा ईश्वरम स्मरति। ठीक, देखिए, तो ये इन्होंने, मैं अब पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर वैसे ही टाइम हो रहा है। देखिए, पितामही कुत्र गच्छति, तो आप इस लाइन को ढूंढेंगे ऊपर, है ना। तो पितामही कुत्र गच्छति कहाँ मिला? पितामही शयन कक्षे गच्छति। तो अब इसमें से आप देखेंगे कि शयन कक्षे है तो कुत्र, तो शयन कक्षे इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शयन कक्षे, ये हो गया आंसर। ठीक, उसके बाद सा कदा उत्तिष्ठति। सा कदा उत्तिष्ठति। अब देखिए, उत्तिष्ठति आपको कहाँ मिल रहा है, कहाँ दिख रहा है? तो आप देखेंगे तो
सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में आपको दिख जाएगा उत्तिष्ठति, है ना। प्रातः सा पंचवादने उत्तिष्ठति, तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में पंचवादने, दशवादने, है ना, त्रिवादने, द्विवादने, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, पंचवादने। ये लाइन यहाँ दिख रही होगी आपको, सेकंड लाइन ही है, ये रही, यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया, सा पंचवादने उत्तिष्ठति, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पंचवादने। ठीक, फिर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो क्या कह रहे हैं, पितामही कदा पूजनम करोति, पितामही कदा पूजनम करोति, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी लाइन में है, ये वाला लाइन देखिए ज़रा, पूजनम करोति, पूजनम करोति, इसमें कहाँ है, देखिए ये आपको मिलेगा, हाँ ये आप देख सकते हैं, ये हटा के मैं दिखाता हूँ आपको। सेकंड लाइन में स्नानास्य पश्चात सा देवस्य पूजनम करोति, है ना, स्नान के बाद वह देव की अर्थात देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला जो है आपका, इसको ऐसे लगाइए यहाँ से, है ना, निशान लगा लीजिए, पूजनम करोति, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, सा देवस्य पूजनम करोति, तो इन्होंने पूछा ना पितामही कदा पूजनम करोति, तो स्नानाय, है ना, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ स्नानाय होना चाहिए था, यहाँ स्नानस्य दिया हुआ है, वो मिस हो गया होगा। तो स्नान के बाद जो है वो पितामह जो है, पितामही पूजा करते हैं, है ना, पूजा करते हैं, तो स्नानास्य की जगह पर स्नानाय होगा, कदा पूछा है ना, तो पितामही कदा पूजनम करोति, तो स्नान करने के पश्चात जो है वो देव की पूजा करते हैं, है ना। या फिर अगर ये पूछें कि किसकी पूजा करते हैं, तो उसमें फिर आंसर हो जाएगा देवस्य, है ना, देवता की पूजा करते हैं, पूजनम करोति। ठीक, तो ये पूरा वाक्य ही अगर आप लिख देंगे तो आंसर पूरा हो जाएगा। देखिए एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको बच्चों, जब भी आपको लगे किसी आंसर में कि ये आंसर तो हो रहा है, जैसे अभी यहाँ इस वाले क्वेश्चन में पितामही कदा पूजनम करोति, तो अब इसमें आपको लग रहा होगा कि स्नानस्य आएगा कि नहीं आएगा, या फिर देवस्य तो नहीं आएगा, क्योंकि जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आएगा हो सकता है उन्हें फिर आंसर देने में भी दिक्कत आए, है ना। इसीलिए अगर आपको ये डाउट होता है कभी भी कि इसका आंसर कौन सा होगा, दो जगह मिल रहे हैं कि यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप पूरे वाक्य को ही लिख देंगे, इससे क्या होगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उस वाक्य में वो चीज़ आ ही गया दोनों तरह से, है ना। इस बात को ध्यान से गांठ बांध लीजिए, जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो उसमें अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें आपको डाउट हो रहा है ना, हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, संस्कृत वाले पेपर में कह रहा हूँ, वहाँ अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्या करेंगे, दोनों ही जो है मतलब पूरे वाक्य को ही आप वहाँ पर लिख देंगे। इससे क्या हो जाएगा, उस वाक्य के अंदर जितने भी शब्द हैं वो सारे वहाँ आ जाएंगे, है ना, तो फिर आपको इजीली नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका पितामही कदा पूजनम करोति, ये। उसके बाद निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। सूर्याय नमः इति पदे का विभक्ति, तो सूर्याय में कौन सी विभक्ति है, तो देखो बच्चों आपको याद होगा, आपने बालक शब्द याद किया था, है ना, तो बालकाय बनता है ना, उसी तरह सूर्याय तो चतुर्थी विभक्ति है ये, है ना, तो सूर्याय बालकाय। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे आप, चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। ठीक बच्चों, फिर है गच्छति इति शब्द से मूल धातु रूप के। अब ये मूल धातु रूप क्या होता है बच्चों, ये भी समझ लीजिए। देखिए मूल का मतलब होता है जड़, है ना, जो उसका मेन है, पार्ट है, कह लीजिए सबसे शुरुआती हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धातु का मूल क्या है वो बताना है आपको, और मूल धातु रूप क्या है, तो मूल यहाँ पर जो है वो किसका पूछा हुआ है, गच्छति इति शब्दस्य मूल धातु रूप, मूल धातु किम, तो इससे आपको पता चला है कि जो गच्छति है उसका मूल धातु क्या होगा। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था ना कुछ देर पहले कि एक धातु ही है ऐसी गम जिसमें जो है
वो रूप चलते हैं गच्छति गच्छता गच्छन्ते, है ना, गमति गमता गमन्ति नहीं चलता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि इसके जो रूप होंगे वो किस तरह से चलते हैं। और क्या बताया इसमें, पूछा क्या इन्होंने कि मूल धातु रूप, तो गच्छति का मूल क्या होगा, गम होगा। गच्छ मत करिएगा कभी भी, है ना, गलती से भी, तो गम होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। गम का जो है वो आपका गच्छति आदि रूप बनते हैं, ठीक। ये हो गया आपका मूल धातु रूप। और हाँ, हलंत जरूर लगाना है ना, जब भी आप लिखें। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन आगे के लिए कह रहा हूँ, जब भी आप लिखें संस्कृत में तो उसमें धातु रूप और जो भी जिस तरह का है उसमें आप हलंत जरूर लगाएं। धातु रूप में तो वैसे लगता ही है, रूप में तो नहीं कह सकते। धातु में जब भी हम धातु लिखते हैं तो उसमें तो हलंत लगा ही रहता है, कुछ एक आध धातु को छोड़कर, तो वो तो आप देखेंगे बाद में। चलिए, ये हो गया आपका। उसके बाद है प्रातः, इसको लगा देते हैं निशान। देखिए यहाँ पर गच्छति थी मूल धातु रूप किम, तो इसमें से आपका हो जाएगा गम, है ना, गम का हो गया ये। उसके बाद है आपका प्रातः शब्द से विलोम पदम किम अस्ति, तो ये तो आपको पता ही होगा, प्रातः है तो क्या हो जाएगा, रात्रि, ठीक। उसके बाद देवस्य इति पदे का विभक्ति अस्ति, तो देवस्य का क्या हो जाएगा, षष्ठी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया। आगे देखिए क्या है, सेकंड प्रश्न, मंजूषा से मूल धातु रूप पहचान कर लिखिए। ये भी आपकी बुक से दिया हुआ है ना, एज इट इज़। इसलिए बुक के पीछे जो अभ्यास दिया है उसको देखना, बार बार प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक। वो नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी बच्चों, ओके। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, मूल मंजूषा से मूल धातु रूप पहचान कर लिखिए। तो मूल धातु रूप जितने भी हैं वो आपको पहचान कर इसमें लिखना है। तो जैसे पठथः, तो अब इसमें मूल धातु रूप क्या होगा, पठ होगा, है ना। पठ के जितने भी रूप बनते हैं वो उन सब का मूल धातु रूप क्या होगा, पठ होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद है गच्छसी, तो इसका मूल धातु रूप क्या होगा, अभी मैंने बताया था गम होगा, ठीक है। गच्छ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, गम होगा, है ना। तो ये हो गया गम। उसके बाद हससी, हसती का क्या होगा, हस होगा, ये पता ही है आपको। गच्छन्ति का क्या होगा, फिर से गम हो जाएगा। और चलामी का क्या होगा, चल हो जाएगा। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मूल धातु रूप कह लीजिए, ये हो गया, पहचान कर लिखना। उसके बाद मंजूषा द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो मंजूषा द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो ये क्या है आपका, संवाद है, छोटा सा संवाद दिया हुआ है। और इसमें किस बारे में बात की गई है वो मैं बता देता हूँ आपको, देखिए। आगे देखिए, तो ये वाला हम कर रहे थे, हाँ, तीसरा प्रश्न। तो रिक्त स्थान में पूर्ति करना है आपको। तो जैसे राकेश ने कहा कि भाई हे विजय त्वम कुत्र, अब इसमें क्या होगा, है ना। त्वम के साथ जब भी आप यूज़ करें तो उसके साथ क्या होगा, कर्ता जो है वो त्वम है। देखिए यहाँ पर त्वम जो है वो कर्ता है ना। त्वम के साथ कौन सा आएगा, तो यहाँ पर ऐसा आएगा जिस पे लास्ट में सी लगा हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको भी। उसके बाद हे विजय त्वम कुत्र गच्छसि, ये हो गया वाक्य। उसके बाद विजय क्या कहता है, अहम तो फलानी क्रेतुम विपणम गच्छामि, है ना। अहम है तो गच्छामि आएगा, इसको भी आप नोट कर लें। तो सुधीरः तिष्ठ आवाम अपि त्वया चरिष्यावः, तो देखिए सुधीर क्या कह रहा है, तिष्ठ मतलब बैठो, आवाम इति त्वया चलिष्यावः। देखिए आगे क्या है, अहम तो फलानी क्रेतुम विपणम गच्छामि, अहम के साथ क्या आएगा, गच्छामि। फिर है सुधीरः तिष्ठ आवाम अपि त्वया चलिष्यावः, इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर जो है चलिष्यावः के साथ, एक मिनट रुकिए ज़रा बच्चों,
इसमें जो है वो अब जो है आगे देखिए इसमें क्या है, चलिष्यावह के साथ क्या आएगा, तिष्ठ आवाम अपि, आवाम आया ना यहाँ पर, तो अहम आवाम वयम, है ना, अहम आवाम वयम, तो अहम आवाम तो द्विवचन में आया है, तो क्या आएगा इसमें, अहम के बाद आवाम, तो आवाम का क्या हो जाएगा, अब जैसे आया मान लीजिए पठामी, तो इसमें क्या हो जाएगा, पठामी जो है आपका, पठामी जो है आपका, उसमें देखिए क्या होगा, देखिए पठामी जो है वो पठामी, पठावह, पठामह, पठामी के बाद पठावह आया ना, तो इसी तरह इसमें देखिए इच्छावह है, तो वो इसके साथ आ जाएगा। विजयः युवाम किम इच्छतः यहाँ आया है, तो युवाम है, अब युवाम के साथ क्या आएगा, तो इसके लिए मैंने आपको एक कॉलम बनवाया था, याद हो अगर आप लोगों को, तो वो मैं फिर से अभी आपको बताने वाला हूँ, है ना, तो आप देख पाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। पहले वाले में क्या आया, फर्स्ट जो है आपका, हे विजय त्वम कुत्र गच्छसि, तो ये पहला हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरा है अहम तु फलानी क्रेतुम विपणम, अर्थात हे विजय, राकेश पूछ रहा है, हे विजय तुम कहाँ जाते हो, तो विजय क्या कहता है, अहम तु मतलब मैं तो फल लेने के लिए, है ना, फल खरीदने के लिए बाजार, विपणम मतलब बाजार जाता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, फलानी गच्छामी, तो इसके साथ सेकंड आ जाएगा ये वाला, ठीक है, गच्छामी, ये वाला गच्छामी, ठीक। उसके बाद फिर सुधीर कहता है तिष्ठ रुको, है ना, आवाम मतलब हम दोनों, अहम आवाम मतलब हम दोनों, अपि त्वया मतलब हम दोनों, भी त्वया मतलब तुम्हारे साथ, चलिष्यावह तो क्या हो जाएगा, त्वया सह, सह मतलब साथ, तुम्हारे साथ चलिष्यावह चलते हैं, तो ये इसका थर्ड का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये थर्ड हो गया, सह इसमें आ गया चलिष्यावा। उसके बाद विजय कहता है युवाम किम इच्छतः, अब यहाँ इच्छतः है और युवाम है, तो इसमें क्या आएगा, युवाम मतलब अहम आवाम युवाम, है ना, अहम आवाम सॉरी अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, ठीक है, त्वम युवाम यूयम, तो ये द्विवचन है, मतलब तुम का द्विवचन होगा, तो क्या हो जाएगा, त्वम युवाम मतलब तुम दोनों किम मतलब क्या, इच्छतः अर्थात तुम दोनों क्या, क्रेतुम इच्छतः खरीदने की इच्छा रखते हो, क्या हो जाएगा, खरीदने की इच्छा रखते हो, तो तुम दोनों क्या खरीदने की इच्छा रखते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रेतुम आ जाएगा, तो ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राकेशः आवाम तो स्व अनुजाय एकम पुस्तकम क्रेतुम इच्छाव, आवाम है यहाँ पर, तो आवाम के साथ क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो ये आपका पांचवा हो जाएगा, ठीक। ये आपके नंबर्स हो गए, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन आप कर लेंगे, और फिर भी अगर आपको बता देता हूँ, मैं एक बार बोल देता हूँ ताकि आप ध्यान से देख पाएँ, है ना। तो इसमें सिव्यति का क्या होगा, पहले आधा स होगा, आधा स कैसे लिखेंगे, तो हलंत लगा लेंगे, है ना, जैसे ऐसे आप लिख सकते हैं, देखिए सौ ऐसे लिख करके और हलंत लगाएंगे, है ना। मैंने अभी ये बात बताई भी थी कि जितने भी व्यंजन होंगे उनके साथ आपको व्यंजन ज़रूर लगाना है, ठीक है बच्चों। तो स के साथ आपने व्यंजन लगा दिया, तो स, और उसके बाद ई की मात्रा है, तो कौन सी की मात्रा है, तो दीर्घ मतलब बड़ी ई की मात्रा, तो स प्लस बड़ी ई की मात्रा मतलब ई लिखेंगे, बड़ी ई, और फिर प्लस डालेंगे, फिर व हलंत लगाएंगे व में, और फिर प्लस फिर य लिखेंगे, उसमें भी हलंत लगाएंगे, और फिर अ लिखेंगे, और फिर प्लस डालेंगे, फिर त लिखेंगे, फिर प्लस डालेंगे, और फिर ई लिखेंगे, छोटी ई, है ना, ये हो जाएगा आपका सिव्यति। और फिर गायकः का कैसे करेंगे, ग आधा ग हलंत लगा करके ग में, और प्लस आ, फिर प्लस य हलंत लगा करके
और प्लस अ, फिर प्लस क हलंत लगाकर प्लस अह और लिखकर और उसके आगे विसर्ग भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका गाय का हो जाएगा। इसी तरह देखिए ध प्लस आ है तो धा, व में अ जुड़ गया व, और त में अह जुड़ गया तो तह। तो क्या हो जाएगा धावतः। थर्ड वाला क्या आंसर हो जाएगा धावतः, ठीक है। और फोर्थ वाला क्या आंसर हो जाएगा घ, ट में ई जोड़ेंगे तो टी, और क के साथ आ जोड़ेंगे तो का, घटिका, है ना। फोर्थ का क्या हो जाएगा घटिका। उसके बाद है चित्र देखकर संस्कृत पद लिखिए। तो ये आपका पहला वाला है क्या उत्पीठिका, ठीक है। ये जितने भी शब्द दिए हैं ये सारे स्त्रीलिंग वाले हैं और ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, अभ्यास में आप देखेंगे सारा अभ्यास से ही है। इन क्वेश्चंस को आप वहाँ मिला भी सकते हैं ना, अभ्यास से ही सारा दिया हुआ है, कुछ भी बाहर से नहीं है। देखिए तो ये आपका उत्पीठिका हो गया, फिर है पेटिका, है ना, फिर है नाविका, फिर है गौरैया, है ना, इस तरह भी है। और कुछ और भी हो सकता है जैसे चटका, इस तरह के शब्द भी दिए हुए हैं चैप्टर में, है ना, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका ये वाला हो गया। अब देखिए आगे फिर है आपका अनुपयुक्त व्याकरण। तो अब इसमें शब्द रूपों में दिए गए विकल्प को चुनकर लिखना है। तो बालक शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे बालक शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन तो क्या हो जाएगा बालकान, ये वाला, ठीक है। बहुवचन पूछा है ना तो बालकः बालको बालकाः बालकम बालको बालकान, ठीक, ये हो गया। फिर है बालिका शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो ये आपका बालिका, बालिका शब्द का अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा बालिका भी, है ना। देखिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति का पूछा है बहुवचन तो क्या हो जाएगा बालिका भी, ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद पुष्प शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन तो क्या हो जाएगा पुष्प शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन तो पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, है ना, प्रथमा और द्वितीय का एक जैसा बनता है तो बहुवचन क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का पुष्पानि, ये हो जाएगा आंसर। बालिका शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, है ना, बालिका शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन तो क्या हो जाएगा बालिकायाम। ये आपका बनता है कहाँ पर बहुवचन में नहीं बनता, एक वचन में बनता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बालिकायाम। देखिए यहाँ पर जस्ट अ मिनट, बालिका शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन आपको बताना है। तो जैसे बालक शब्द का सप्तमी विभक्ति का आप जब बताते हैं तो उसमें क्या हो जाता है बालकेशु, है ना, बालकेशु बताते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा बालिकायाम, ठीक है। बालिके तो नहीं होगा, बालिकयो ये भी नहीं होगा, बालिकासु ये होगा क्या क्योंकि बहुवचन है ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो बालिकायाम है ये आपका एक वचन है ना, बालिकासु ये क्या हो जाएगा बहुवचन। एक बार इसे देख लेंगे, है ना। निम्नलिखित धातु रूपों को दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखें। पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन इसमें नहीं दिया हुआ है, ये वाला जो ऑप्शन है कह लीजिए ये वाला, है ना। लट लकार मध्यम पुरुष पूछा है तो मध्यम पुरुष में आपका थ आता है, यहाँ पर ऑप्शन में त दिया हुआ है, होगा यही वाला, लेकिन ये जो है आपका यहाँ त की जगह थ आएगा, है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन मतलब मिस हो गया है कह लीजिए, वो गलती है, वहाँ पर ऑप्शन में ही गलती है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए आ गया। उसके बाद गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन पूछा तो उत्तम पुरुष में गच्छामि गच्छावः गच्छामः होता है तो ये आपका गच्छामि का क्या हो जाएगा ये वाला आंसर, है ना, गच्छामि। ये पुरुष का उत्तम पुरुष का एक वचन पूछा है। धाव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, अच्छा ये आपके कोर्स में नहीं है कह लीजिए, है ना, धाव नहीं है और पा भी नहीं है, थर्ड और फोर्थ नहीं है कोर्स में, तो ये सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा है कह लीजिए, आउट ऑफ सिलेबस कह लीजिए, तो लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, है ना, तो इस बात का ध्यान रखा गया, कोई बात नहीं, इसमें दे दिया गया है आपको प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस का क्या फॉर्मेट रहेगा, इसलिए ठीक है। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि उसी तरह रूप चलता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था, है ना, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन क्या बनेगा
उत्तम पुरुष नहीं है, प्रथम पुरुष है। ध्यान देने वाली बात है। धावा, धावसी। अब यहाँ देखिए द्विवचन जो है यहाँ नहीं दिया हुआ है ना, प्रथम पुरुष का द्विवचन, क्योंकि धावती धावतः क्या बनता है, धावती धावतः। तो इसमें कहीं भी नहीं है, धावती धावतः नहीं है कहीं पर भी द्विवचन प्रथम पुरुष का। तो इसलिए परेशान नहीं होंगे। इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं या तो, और इस वाले क्वेश्चन को भी आप छोड़ सकते हैं ना, ठीक है। और बाकी अब जो आपके कोर्स में धातु रूप लगा है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर इसको करना चाहें तो। क्योंकि इसमें ऑप्शंस में तो है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है एक तरह से। क्वेश्चन तो ठीक है ऑप्शन में, क्योंकि आंसर नहीं था उसका, इसलिए वजह से, ठीक है। तो धावता होगा। और पा धातु लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्या हो जाएगा, पीबसी। तो मध्यम पुरुष एक वचन ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है, अगर आप आंसर जानना चाहते हैं तो। उसके बाद आप देखिए निर्देशानुसार वचन परिवर्तन कीजिए। मैं इसके लिए बहुत आपको बता रहा था, पीछे भी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। वयम नृत्यामः, यूयम पठतः, है ना, ये सब। तो एक को द्विवचन में बदलना है, दूसरे को बहुवचन में, है ना, इस तरह से आपको चेंज करना है वचन परिवर्तन। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा एक बार। मैं आपको एक बार ले चलता हूँ उधर और फिर हम उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात कि आप क्या करेंगे, आप एक टेबल बना सकते हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ और उस टेबल से आप समझ जाएंगे कि करना क्या है आपको। देखिए जितने भी आपके शब्द रूप और धातु रूप होते हैं, शब्द रूपों में भी और धातु रूपों में भी, ठीक है, दोनों में ही आपके पुरुष होते हैं, ठीक है। तो बच्चों को ये बात नहीं पता होती है कि शब्द रूपों में भी पुरुष होते हैं, क्योंकि कहीं पर लिखा नहीं रहता है ना। लेकिन अगर वो पता चल जाए आपको तो आप इजीली फिर सारे ही क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना, जितने भी आपके वचन बदलने वाले हों, चाहे फिर वो दूसरे भी हों कोई, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें मान लीजिए ये प्रथम पुरुष का हुआ, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में जो आपका आता है वो क्या आता है, किसी का नाम हो सकता है, जैसे बालिका हो गया, या फिर सर्वनाम भी आ सकता है, जैसे सह हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सह, ठीक है, सह। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तऊ, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ते, ये हो गया। और ये हो गया प्रथम पुरुष में, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका त्वम। मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाए। तो हम मैंने क्योंकि लिखवा दिया था ये आपको, एक बार फिर से भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम युवाम, युवाम, ठीक है, और यूयम, ये आपका यूयम हो गया, ओके, ये हो गया, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष, ओके बच्चों। उसके बाद उत्तम पुरुष में आपका आता है अहम, क्या आता है, अहम, आवाम, आवाम, और अहम आवाम वयम, ठीक है, ये हो गया वयम, ठीक है, वयम। चलिए ये हो गया आपका। तो ये जितने भी हैं आपके 9 हैं, कितने हैं ये टोटल, 9 हैं। जो ऊपर सह तौते है उसके साथ आपका बालकः, बालको, बालिकाः ये भी आ सकता है, या बालिका, बालिके, बालिका ये भी आ सकता है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही आ सकते हैं। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि, है ना, फलम, फले, फलानि इत्यादि, ये सब सारे ही आपके प्रथम पुरुष में आते हैं। मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक ही फिक्स है, अर्थात मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम ये फिक्स है, उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम ये फिक्स है। और बाकी जितने बच गए, चाहे वो आपके सर्वनाम हो, चाहे फिर वो आपके संज्ञा शब्द हों, है ना, वो सारे किस में आ गए, प्रथम पुरुष में आ गए। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। फिर से मैं बता देता हूँ कि मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम ही आएगा, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम ही आएगा। अहम, आवाम, वयम मध्यम पुरुष में नहीं आ सकता, और त्वम, युवाम, यूयम ये उत्तम पुरुष में नहीं आ सकता। तो जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी, और ये एक ही है, अर्थात इसके अतिरिक्त कोई दूसरा भी नहीं आएगा, है ना।
तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जितने बच गए वो सब किस में आएंगे, प्रथम पुरुष में आएंगे। जितने भी आपके नाम बच गए, चाहे राम हो, चाहे मोहन हो, चाहे कोई भी हो, बालक हो, कुछ भी हो, तो सारे आपके नाम किस में आ जाएंगे, प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। और सारे ही सर्वनाम इनको छोड़कर, किसको छोड़कर, अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम, इनको छोड़ करके बाकी सर्वनाम भी आपके किस में आ जाएंगे, प्रथम पुरुष में ही आएंगे। ठीक, ये तो हुई इसकी बात, अर्थात जो आपके शब्द रूपों की बात हो गई। ठीक, शब्द रूपों में पुरुष को कैसे समझना है वो मैंने अभी आपको बताया। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, संस्कृत में 2 तरह के ही शब्द होते हैं या पद होते हैं कह लीजिए। एक आपका शब्द रूप और दूसरा धातु रूप, है ना। शब्द रूप में मैंने आपको अभी क्या बताया, पुरुष बताया कि प्रथम पुरुष में कौन कौन आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन कौन आते हैं और उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं। और धातु रूप के बारे में आप जानते ही हैं। प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति, और मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठथ, और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः, है ना। ये आप जानते ही हैं, आपने लिखा भी था, उसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो ये हो गया। तो वो ये जो 9 आपको बताए गए, क्या बताए गए, फिर से मैं बताता हूँ एक बार कि ये जो 9 आपको बताए गए, कौन से, सह तौते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ये 9 किसके साथ फिक्स हैं, तो वो जो पठति, पठता, पठन्ति है, पूरे 9 के 9 के साथ ये फिक्स हैं। अर्थात सह के साथ पठति फिक्स है, तौ के साथ पठतः फिक्स है, ते के साथ पठन्ति फिक्स है। इसी तरह त्वम के साथ पठसि फिक्स है, युवाम के साथ पठतः फिक्स है, और यूयम के साथ पठथ ये फिक्स है। अहम के साथ पठामी फिक्स है, आवाम के साथ पठावा फिक्स है, और वयम के साथ पठामा फिक्स है। ठीक है, ये सब एक दूसरे के साथ फिक्स हैं, ये अलग अलग प्रयोग नहीं होते। अर्थात अगर पठामी कहने से हमें पता चल जाएगा कि इसके साथ अहम पहले से ही बैठा हुआ है ना, इसके साथ ही है वो। तो इसके साथ पठामी के साथ आवाम नहीं आ सकता, वयम नहीं आ सकता, है ना, त्वम नहीं आएगा, युवाम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जो जिस वचन का है, जो जिस पुरुष का है, उसके साथ वही आएगा, है ना। अगर आपने तौ कहा, प्रथम पुरुष द्विवचन कहा, तो उसके साथ क्रिया भी क्या आएगी, प्रथम पुरुष द्विवचन की ही आएगी। अर्थात तौ के साथ पठता ही आएगा, पठती या फिर पठन्ति नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बात, अब इसमें जो है आपका जो क्वेश्चन था हमारे पास वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे वयम नृत्यामः, अब आपको इसमें द्विवचन चेंज करना है, तो वयम और नृत्यामः। देखिए वयम आपका कहाँ पर है, तो देख सकते हैं आप, अहम आवाम वयम, 3rd लाइन में है ना, आपका उत्तम पुरुष में। अब इसको आपको द्विवचन में बदलना है, तो वयम का द्विवचन क्या होगा, आवाम हो जाएगा, क्योंकि एक वचन पहला हो गया अहम, बीच वाला द्विवचन हो गया, और लास्ट वाला आपका वयम बहुवचन हो गया। आपको वयम को चेंज करना है द्विवचन में, तो आवाम हमारा हो गया ये वाला, है ना। देखिए ये जो है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये द्विवचन हो गया। और उसके बाद दूसरा है आपका नृत्यामः। नृत्यामः है, तो नृत्यामः के साथ जो है आपका, देखिए ज़रा, नृत्यामः जो है उसे भी हम चेंज करेंगे, है ना। नृत्यामः आपका कहाँ पर आता है, वयम के लिए, है ना। वयम जो था लास्ट था, इसलिए नृत्यामः आ रहा है। और आपका तो हम उसे द्विवचन में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः। तो नृत्यामि के बाद नृत्यावः, तो वो क्या हो जाएगा, नृत्यावः हो जाएगा। तो आप इसमें क्या लिख देंगे, नृत्यावः। तो बन जाएगा आपका वाक्य, क्या बनेगा, आवाम नृत्यावः। ये आपका चेंज होकर के द्विवचन में आ गया। ठीक, इसी तरह यूयम पठथ, है ना, यूयम पठथ, इसमें क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे तो यूयम की जगह पर, देखिए यहाँ बहुवचन में चेंज करना है आपको। यूयम कहाँ पर है, अब यूयम जो है पहले से इसमें बहुवचन है, देखिए ध्यान से, यूयम पठथ, है ना। ये जो है आपका गलती से यहाँ पर आ गया होगा, बहुवचन लिख दिया होगा, नहीं तो द्विवचन या एक वचन में चेंज करने के लिए होगा। तो यहाँ पहले से ही यूयम पठथ जो है वो चेंज ही है, कह लीजिए वो बहुवचन का ही है, क्योंकि आपने देखा ना यूयम, देखिए ये रहा, त्वम युवाम यूयम, तो ये बहुवचन है यूयम, है ना। और पठथ जो है वो भी बहुवचन है, तो ये दोनों पहले से बहुवचन है ना। इसमें जो पहले शब्द हैं ये शब्द रूप है और दूसरे वाले धातु रूप है ना, ये बात जानते हैं आप।
फिर है मम पुस्तकम, है ना, इसको आपको द्विवचन में चेंज करना है। तो मम जो है उसका द्विवचन क्या होगा और पुस्तकम का द्विवचन क्या होगा। तो अहम आवाम, देखिए मम जो है आपका वो अहम शब्द के ही उसमें बनता है। जब आप अहम शब्द के रूप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। तो इसमें जो है आप क्या करेंगे, मम का क्या हो जाएगा, अहम आवाम। आवाम जो है वो दो हो जाएगा ना। लेकिन आप जब पुस्तक में जाएंगे वहाँ पर आप ये चैप्टर निकालेंगे, चौथे चैप्टर में, है ना, वहाँ पर ये आया हुआ है और वहाँ पर ये दिया भी है शब्द, उसमें अभ्यास से जस्ट ऊपर ही आपको दिखाई देगा, वहाँ दिया हुआ है ना मम का। तो मम आवयोः अस्माकम, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको द्विवचन में चेंज करना है। तो मम का क्या हो जाएगा, मम आवयोः, ठीक है। और पुस्तकम का द्विवचन क्या हो जाएगा, पुस्तके, है ना, आपको याद होगा जैसे फलम फले फलानि या फिर पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, उसी तरह से पुस्तकम का क्या बन जाएगा द्विवचन में, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तके हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा पूरा, मम का हो गया आवयोः पुस्तके, है ना, आवयोः पुस्तके, इस तरह से हो सकता है। वयम गच्छामः, वयम गच्छामः का क्या होगा, अहम आवाम वयम। वयम जो है आपको एक वचन में चेंज करना है, अहम आवाम वयम। वयम का एक वचन अहम हो जाएगा, तो इसमें बन जाएगा आपका अहम गच्छामि। तो लास्ट वाले का अहम गच्छामि हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका, मंजूषा से क्रियापद चुनकर वाक्य की पूर्ति करें। ये अभी मैंने समझाया भी था, पीछे आपको बताया था कि ये क्रियापद कैसे चयन करेंगे। देखिए अब सा जो है, अभी मैंने आपको बताया ना, सह सा, ये सब जितने भी हैं सब इसी तरह हैं। तो एक वचन है सह, तो सह मतलब पुल्लिंग के लिए वह हुआ, सह मतलब होता है वह, और सा मतलब भी वह होता है, लेकिन वो स्त्रीलिंग के लिए होता है ना। पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसक लिंग में तत्, है ना। तो यहाँ नपुंसक लिंग में सा हो गया, तो सा के साथ क्या आएगा, एक वचन ही आएगा। तो देखिए इसमें एक वचन कौन सा है, नृत्यति, ये आपका एक वचन है क्योंकि गायसी। अब ये सी आ गया तो ये मध्यम पुरुष चला गया है, ये भी एक वचन लेकिन मध्यम पुरुष है, तो हमें प्रथम पुरुष और एक वचन चाहिए। तो नृत्यति जो है ये हमें प्रथम पुरुष और एक वचन मिल गया, गायसी नहीं है। और लिखति ये भी हमारा एक वचन है और प्रथम पुरुष है। अब इसमें से कौन सा होगा, नृत्यति होगा कि लिखति होगा। तो सा नृत्यति या लिखति, तो इसको करने से पहले बाकी जो क्वेश्चन है वो देख लें, इसके पार्ट्स। त्वम और छात्रा, तो त्वम के साथ तो गायसी होगा क्योंकि त्वम जो है वो अभी मैंने आपको बताया था ना। देखिए त्वम जो है वो मध्यम पुरुष है ना, सेकंड लाइन में आ रहा है त्वम, ये वाला है ना। त्वम जो है वो सेकंड लाइन में आ रहा है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, गायसी, है ना। जैसे पठसी होता है वैसे गायसी, है ना, धातु रूप बनता है। और छात्रा के साथ क्या होगा, अब इसके साथ आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सा नृत्यति, छात्रा लिखति। तो जो एग्ज़ाम होगा उसमें इस तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सैम्पल पेपर है तो इस वजह से दिया हुआ है, तो आप कर सकते हैं। तो सा के साथ आप लिखति भी करेंगे तो भी ठीक है, वह लिखती है ना। वह नृत्यति मतलब वह नृत्य करती है, डांस करती है, तो वो भी ठीक है वह। और छात्रा नृत्यति, तो ये छात्रा के साथ ही नृत्यति सही लग रहा है ना। सा लिखति ऐसा होगा और छात्रा नृत्यति, वैसे नृत्यति सा के साथ भी ठीक है, ऐसा नहीं गलत है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपका दिया हुआ है, क्योंकि छात्रा जो है वो नाम है, मैंने अभी आपको बताया था जितने भी नाम होते हैं वो किस पुरुष में आते हैं, प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष का जो क्रिया होगा वो हमें लगाना है उसके साथ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये, ठीक। उसके बाद समानार्थक शब्द में आपका पिकह का क्या हो जाएगा, कोकिला हो जाएगा, वैनतेय का गरुड़ हो जाएगा और पत्रम का पर्णम हो जाएगा, है ना, पत्ते को कहते हैं हम। उसके बाद है नूतनानि, इसका हो जाएगा नूतन का पुराणानि, है ना। नूतन मतलब होता है नया और पुराणानि का मतलब होता है पुराना, है ना। तव और मम, है ना, तव मतलब तुम्हारा, मम मतलब मेरा, मेरा और तुम्हारा, है ना। मित्र का क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा, विलोम शब्द। तो ये सारे विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। उसके बाद पठित गद्यांश में श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका किम चालयति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, श्रमिका खनित्रम चालयति। तो खनित्रम इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, है ना, इसको लगा लीजिए आंसर खनित्रम। तत् किम अस्ति, तो यहाँ पर देखिए तत् किम अस्ति,
तत् विश्राम गृहम अस्ति, तो ये विश्राम गृहम हो जाएगा। उसके बाद एतानी कानि संति, एतानी कानि संति, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एतानी, यहाँ पर यह देखिए एतानी करवस्त्राणि संति, क्या लिखा है, एतानी करवस्त्राणि संति, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एतानी करवस्त्राणि संति। ये पूरा लिखेंगे आप, क्योंकि पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है ना। फिर है निर्देश के अनुसार उत्तर लिखें। कदली फलानी शब्द से अर्थ लिखा था, तो कदली फल का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर अब ये कदली फल अगर आपने याद होगा हॉलीडे होमवर्क किया था तो उसमें आपने 5 फलों के नाम लिखे थे ना, तो उसमें कदली फल भी लिखा था एक, है ना, तो वो जो है आपका क्या होता है, केला होता है कदली फल, ठीक। उसके बाद गच्छतः, गच्छतः सॉरी बच्चों, देखिए गच्छतः इत्यत्र का धातु, गच्छतः में कौन सी धातु है, तो इसमें आपका ये सेकंड नंबर पर जो है वो इसका हो जाएगा, है ना, ये वाला गम धातु है। अब निम्न पद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं, है ना। देखिए उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो इसमें जो है आपका केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, अब इस लाइन को देखिए, केन, अब मैंने बताया था ना कि जैसा ही प्रश्न होगा वैसा ही उत्तर होगा, केन तो उद्यमेन, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा उद्यमेन, ठीक। उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यम से मतलब परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, ठीक। उसके बाद कई कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, किस से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, तो कह रहे मनोरथैः, कई मनोरथैः, है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कई मनोरथ, मतलब केवल मन से सोचने भर से कार्य पूरे नहीं होते, है ना। उसके बाद है मृगाः कुत्र न प्रविशन्ति, मृग जो है वो कहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, तो मृगाः कुत्र न प्रविशन्ति, तो इसमें आपका सिंहस्य मुखे, अर्थात सिंह के मुख में, ये इसका आंसर हो जाएगा। मृगाः मुखे न प्रविशन्ति, अत्र कः कर्ता, देखिए इधर ध्यान से देखिए इधर, अत्र कः कर्ता मृगाः मुखे न प्रविशन्ति, इस वाले में क्या है कर्ता, तो कर्ता का मतलब है सब्जेक्ट, है ना, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, तो मृगाः मुखे न प्रविशन्ति, मृगाः, तो अब इसमें मृगाः क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ता हो जाएगा, तो ये फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सिंहस्य इति पदे का विभक्ति, सिंहस्य में कौन सी विभक्ति है, तो ये आपका जैसे बालकस्य होता है ना, तो बालक की तरह ही सिंहस्य, बालकस्य सिंहस्य, तो इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, तो आपको बालक शब्द याद होना चाहिए। उसके बाद अर्थ के साथ इसको मेल करना है ना, उपयुक्त अर्थ के साथ, जैसे अहम का क्या हो जाएगा, अहम का होगा मैं, है ना, अहम का क्या हो जाएगा मैं, तो ये आपका अहम का मैं हो गया। उसके बाद त्वम का क्या होगा, तुम, त्वम का क्या हो गया तुम, सह का क्या होगा वह, और ते का क्या होगा वे सब, और मम का क्या होगा मेरा, ठीक है, ये हो गया आपका, ये देखिए ध्यान से। उसके बाद उचित पद प्रयोग द्वारा वाक्यों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अब बालिका, इसके साथ क्या आएगा, बालिका पठती, है ना, बालिका पठती, क्योंकि बालिका भी प्रथम पुरुष एक वचन है, तो और पठती भी प्रथम पुरुष एक वचन है ना, और बाकी जितने भी हैं वो सब क्रियापद है ही नहीं, इसीलिए यही आएगा, है ना, पठती ही आएगा, क्योंकि बाकी सारे शब्द रूप हैं, ध्यान से देखिए, है ना, तो बालिका के साथ पठती क्रियापद आ गया धातु रूप। तो उसके बाद संति, अब संति जो है वो बहुवचन है, तो इसके इसमें देखेंगे बहुवचन कौन सा है, तो द्विचक्रिकाः और एक नौकाः, ये दोनों बहुवचन हैं, तो अब हम इसमें कौन सा रखे हैं, तो पहले हम दूसरे देख लेते हैं, जैसे चरतः, तो चरतः क्या होगा, ये वाला अजय, है ना, चरतः द्विवचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन, और अजय जो है ये भी आपका प्रथम पुरुष का द्विवचन है ना, अजा अजय स्त्रीलिंग में बनेगा, है ना, अजय, तो चरते चरता के साथ क्या आएगा अजा, इसको मैं लिख देता हूँ, देखिए पहला ये हो गया आपका पठती, उसके बाद बालिका पठती, उसके बाद संति को अभी छोड़ देते हैं हम, चरता के साथ क्या आएगा, चरता के साथ आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर अजय, है ना, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक। उसके बाद उत्पतंती, अब ये बहुवचन है, उत्पतंती, है ना, उड़ते हैं कह लीजिए,
तो क्या हो जाएगा, और चलंती तो चलते हैं। उत्पतंती मतलब देखिए चलते हैं, और चलंती ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, और वो भी बहुवचन है। तो मक्षिका किस में आएगा, देखिए ध्यान से। अब यहाँ गलती है कुछ, है ना, जो आपको दिख पा रहा हो, शायद आप देख पा रहे हो। जैसे संति भी बहुवचन है, उत्पतंती भी बहुवचन है, और चलंती भी बहुवचन है, लेकिन हमारे पास एक मक्षिका है जो कि प्रथम पुरुष का एक वचन है, मक्षिका। तो अब ये मक्षिका किसी ऐसे के साथ आना चाहिए जो एक वचन हो, लेकिन इसमें एक वचन तो है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए ये कुछ मिस है यहाँ पर, कुछ गलती है यहाँ पर, इसलिए टेंशन ना लें अगर कुछ गलती होता भी है, क्योंकि सैम्पल पेपर है तो इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, मिस्टेक है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर जो है मक्षिका के साथ जो है कुछ नहीं आएगा, तो उसको छोड़ देते हैं, हम हटा देते हैं। द्विचक्रिका और नौका, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है चलंती के साथ आप द्विचक्रिका रख सकते हैं, है ना। तो द्विचक्रिका चलंती, है ना। द्विचक्रिका मतलब साइकिल को कहते हैं द्विचक्रिका, है ना, ऊपर चित्र भी आया था। तो द्विचक्रिका चलंती, तो साइकिल चलते हैं, है ना। नौका चलंती, ये भी सही हो जाएगा, नौका के साथ भी आप रख सकते हैं चलंती। ठीक है, तो इसके साथ जो है आपका पाँचवा के साथ भी रख सकते हैं, या फिर द्विचक्रिका के साथ भी पाँचवा रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी फिर आपका जो बच गया उत्पतंती, इसके साथ कुछ नहीं आएगा, मतलब इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो नहीं आ सकता उत्पतंती के साथ, है ना, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है। जैसे मक्षिका है, तो यहाँ पर ये उत्पतंती की जगह पर उत्पतति होता, तो ये बैठ जाता मक्षिका के साथ, है ना। तो ये आपका चौथा बन जाता मक्षिका, है ना, ये चौथा होता मक्षिका। मक्षिका उत्पतति, उत्पतंती नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उत्पतंती जो है वो बहुवचन है, और मक्षिका जो है वो एक वचन है। तो मक्षिका अगर उसके साथ बिठाएंगे तो मक्षिका के साथ क्या आएगा, उत्पतति आएगा, उत्पतंती नहीं आएगा। अगर उत्पतंती है तो इसका मतलब मक्षिकाः, मतलब विसर्ग भी आएगा, मक्षिका होना चाहिए। या तो ऊपर गलती है या फिर नीचे वाक्य में गलती है ना कहीं गलती है, वो कोई बात नहीं, पेपर में ऐसा नहीं होगा, उसके लिए चित्र। लेकिन वही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या किसके साथ आएगा, है ना, वही मैंने आपको बताया ना, वो ध्यान रखिएगा। प्रथम पुरुष में जितने भी नाम हैं वो सारे आते हैं, और सहतौते आपका आता है, सातेता या फिर तत्तेतानी, जो भी आपके हैं ये सब आते हैं। और मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, ये फिक्स है ना। अब इसके अतिरिक्त जो है बाकी जितने भी बच गए वो सारे प्रथम पुरुष में हो गए। ठीक है, इसके बाद उचित मिलान कीजिए। तो अब इसमें आपका मिलान कर रहे हैं, तो गजाह के लिए क्या आएगा, गजाह चलंती, है ना, गजाह जो है वो चलते हैं। सिंघौ, अब सिंघौ जो है द्विवचन है, तो क्या आ जाएगा, द्विवचन इसमें देखिए गर्जतः, सिंघौ के साथ क्या आ जाएगा, गर्जतः। गायकः गायति, ये आ जाएगा। और बालकौ पठतः, द्विवचन है तो द्विवचन के साथ। मयूराः नृत्यन्ति, ये आ जाएगा, है ना। इस तरह से ये हो गया आंसर इसका। फिर है अस्माभिः किं वक्तव्यम। अब ये जो प्रश्न दिए हुए हैं एग्ज़ाम में, इस तरह के प्रश्न अगर आएंगे भी तो ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप चिंता ना करें, ऑप्शंस रहेंगे। ये आपकी बुक से ही दिए हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं दिए हुए हैं। आपने जो पढ़े हैं ना, अभी मैंने आपको बताया था कि जो श्लोक वाला चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपके प्रश्न आएंगे, इसलिए उसको अच्छे से करिएगा, वहीं से दिया हुआ है। तो अस्माभिः किं वक्तव्यम, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। तो अगर आप केवल प्रियम भी लिख देंगे तो भी आंसर सही होगा आपका। ठीक है, और पूरा लिख देंगे तो है ही आंसर सही, है ना। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा प्रियम लिख सकते हैं। प्रियम कैसे लिखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, 1 मिनट रुकिए जरा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रियम हो गया। तो किम और प्रियम मिलता है ना एक जैसा। वैनतेयः कः अस्ति, तो वैनतेयः क्या है, तो वैनतेयः गरुडः अस्ति, ऐसा भी कह सकते हैं। कः की जगह क्या आ जाएगा, गरुडः, वो आया भी था ऊपर, है ना, गरुडः। पिक काकयो भेदः कदा भवति, तो वसंत समये, ये वही वाला क्वेश्चन है ना। दोला कुत्र अस्ति, दोला कुत्र अस्ति और काह चलंती, ये दोनों जो है आपके सेकंड चैप्टर से आया हुआ है। दोला क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, तो इस सेकंड चैप्टर आपका स्त्रीलिंग वाला है, वहीं से लिया गया है। और काह चलंती ये भी आपका स्त्रीलिंग वाला है ना। तो ये आपका पेपर रहा यहाँ तक।
ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड शुरू हो जाता है। तो क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, इतने में अगर आप इतना भी कर लें एक बार अच्छे से प्रैक्टिस, तो इसकी अच्छे से आप कर लेंगे प्रैक्टिस तो ये हो जाएगा, ठीक है। और आगे का जो है वो मैं फिर बाद में आपको भेज दूँगा, ठीक है, अगर समय लगेगा तो। चलिए ओके बच्चों, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। कहीं पर भी कोई कुछ समझ ना आए या कुछ अगर दिक्कत है तो फिर हम आगे कर लेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें दोनों तरह के आपको इसमें मिल जाएगा। ये जो फाइल है मैं ये भी शेयर कर दूंगा आपको, और पूरा वीडियो तो होगा ही आपके पास। दोनों को देखिए और जो आपको पूछना हो वहाँ जा कर के भी आप पूछ सकते हैं। सीधा अगर सवाल करेंगे तो मैं आपका उसका उत्तर भी दे दूंगा वहाँ पर। तो आपको जैसा भी हो आप सुविधाजनक उसको आप कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि बच्चों।